जिसने दुनिया के अंदर हड़कंप मचा दिया था। दुनिया डर गई थी कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। कोल्ड वॉर ना ही ये वॉर था और ना ही ये शांति थी, बल्कि ये शांति भरी बेचैनी थी। ये सिर्फ वर्ल्ड पावर पर डोमिनेट के लिए लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये विचारधारा यानी आइडियोलॉजिकल वॉर भी था। जब 1939 में हिटलर ने पोलैंड के ऊपर हमला किया, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बनाया। कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया तब डर गई जब दो सुपर पावर बिल्कुल आमने सामने फेस टू फेस आ गई और दुनिया के अंदर हड़कंप मच गया कि क्या अब दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध, जिसने दुनिया के अंदर हड़कंप मचा दिया था। दुनिया डर गई थी कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। कोल्ड वॉर ना ही ये वॉर था और ना ही ये शांति थी, बल्कि ये शांति भरी बेचैनी थी। कोल्ड वॉर दो देश नहीं बल्कि दो पावर ब्लॉक के बीच में वर्ल्ड पावर डोमिनेट के लिए लड़ाई चल रही थी। एक तरफ एक पावर ब्लॉक को यूएसए लीड कर रहा था, तो दूसरी पावर ब्लॉक को यूएसएसआर लीड कर रहा था। दरअसल ये इनडायरेक्ट वॉर थी, इसलिए इसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। ये दो पावर ब्लॉक के बीच में प्रॉक्सी वॉर था। ये दो पावर ब्लॉक के बीच में न्यूक्लियर रेस था, ये आर्म रेस था। ये सिर्फ वर्ल्ड पावर पर डोमिनेट के लिए लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये विचारधारा यानी आइडियोलॉजिकल वॉर भी था। एक तरफ सोशलिज्म, जिसे यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जिसे लीड कर रहा था, तो दूसरी तरफ कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, जिसे यूएसए लीड कर रहा था। एक तरफ कैपिटलिज्म जहां पे प्राइवेट ऑनरशिप को मानती है, तो दूसरी तरफ सोशलिज्म गवर्नमेंट ऑनरशिप को मानती है। दरअसल इसकी शुरुआत सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई, जब 1939 में हिटलर ने पोलैंड के ऊपर हमला किया और सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। दुनिया दो पावर में बढ़ गई। एक तरफ अलाइज पावर, जिसमें यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देश लीड कर रहे थे, तो दूसरी तरफ एक्सिस पावर, जहां जापान, जर्मनी और इटली जैसे देश इसे लीड कर रहे थे। आपको पता है कि यूएसएसआर, जिसे भी आप रूस कहते हैं, जर्मनी को पूरी तरह से बर्बाद किया, इवन हिटलर ने सुसाइड किया। तो दूसरी तरफ यूएसए ने 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, नागासाकी, जापान के दो बड़े शहर के ऊपर एटॉमिक ब्लास्ट किया और जापान ने सरेंडर किया। दो दोस्तों को हारता देख इटली ने सरेंडर कर दिया और इस तरह से सेकंड वर्ल्ड वॉर में अलाइज पावर की जीत हुई और एक्सिस पावर की हार हुई। अब चूंकि इंसान की फितरत होती है वो कि वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है, तो एक तरफ अलाइज पावर जीती और एक्सिस पावर हारी। अब अलाइज पावर के अंदर में चार बड़े देश थे, फ्रांस और इंग्लैंड। चूंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी लड़ी थी और उसकी इकोनॉमी इस एबल नहीं थी कि वो आगे वॉर कर पाते, तो अब दो देश बचा हुआ था, एक था यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर। इन्हीं दोनों के बीच में एक इनडायरेक्ट वॉर शुरू हो गई 45 से लेकर 1991 तक, जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान दोनों पावर ब्लॉक ने अपने अपने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाए। एक तरफ यूएसए अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बनाया, जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी को मानता है। यानी अगर आपने किसी एक नाटो मेंबर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया, तो यानी सारे नाटो मेंबर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करना जैसा है और सारे देश मिलकर आपसे वॉर करते हैं। तो दूसरी तरफ यूएसएसआर ने अपना मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसे हम वार्सा पैक्ट कहते हैं। दरअसल वार्सा पोलैंड की कैपिटल है, जो कि उस वक्त यूएसएसआर का पार्ट था। हालांकि 1991 में यूएसएसआर की हार हुई और वार्सा पैक्ट खत्म कर दिया गया। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद और यूएसए को सपोर्ट करने वाले देश को हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, जबकि सोशलिज्म यानी समाजवाद और यूएसएसआर को सपोर्ट करने वाले देश को हम लोग सेकंड वर्ल्ड कहते हैं, और जो भारत जैसे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे उसे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। आपको बता दूं कि कोल्ड वॉर के टाइम में वर्ल्ड जो थी वो बाइपोलर थी, यानी कि दो पावर ब्लॉक में वर्ल्ड बटी हुई थी। जबकि अगर अभी आप देखेंगे तो दुनिया लगभग यूनिपोलर है, जहां पे एक ही सुपर पावर है जिसे हम यूएसए कहते हैं। हालांकि उसके भी पावर को अब चैलेंज किया जा रहा है। तो इस तरह से यूनिपोलर वर्ल्ड, बाइपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर वर्ल्ड, एक ध्रुवीय देश, बहुध्रुवीय देश,
कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया तब डर गई जब दो सुपर पावर बिल्कुल आमने सामने फेस टू फेस आ गई और दुनिया के अंदर हड़कंप मच गया कि क्या अब दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। और चूंकि अगर अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होता तो सारे मोस्टली 5-10 देश जो वर्ल्ड के हैं, जो पावरफुल देश, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होता तो ये सिर्फ वॉर नहीं होता बल्कि न्यूक्लियर वॉर होता और बड़े पैमाने पे लोगों और इंसान की नस्लों को बर्बाद खत्म किया जाता। और हुआ ये कि 1962 का साल था। क्यूबा जो गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास एक आइलैंड कंट्री है जो कि यूएसए का पड़ोसी भी है, और ये सपोर्ट करता था यूएसएसआर को। क्यूबा के प्रेसिडेंट थे फिडेल कास्त्रो साहब। उन्हें गुप्त सूचनाओं से खबर मिली कि यूएसए की गवर्नमेंट, जो जॉन एफ कैनेडी उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उनकी सरकार फिडेल कास्त्रो की सरकार को गिरा सकते हैं। फिर क्या था, फिडेल कास्त्रो साहब ने यूएसएसआर के प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव को इन्फॉर्म किया। निकिता क्रुश्चेव ने पूरी तरह से पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली सपोर्ट करने का वादा किया और सपोर्ट भी किया। इवन क्यूबा के अंदर यूएसएसआर ने अपना न्यूक्लियर मिसाइल रख दिया और इस घटना की जानकारी यूएसए को 3 वीक्स के बाद हुई। अब यूएसए की जॉन एफ कैनेडी की सरकार बड़ी टेंशन में आ गई कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर मिसाइल था, इसका रेंज इतना बड़ा था कि अमेरिका तो छोड़िए, पूरा कनाडा इसके रेंज में आ गया। अब यूएसए एक तरफ थर्ड वर्ल्ड वॉर चाहता नहीं था, तो दूसरी तरफ वो यूएसएसआर के हाथों यूएसए को बर्बाद देखना भी नहीं चाहता था। इसलिए जॉन एफ कैनेडी की सरकार ने डिसाइड किया कि जो क्यूबा के अंदर में जो यूएसएसआर के जंगी जहाज आ रहे हैं, वॉरशिप, उन्हें किसी तरह से रोका जाए एक वार्निंग के तौर पे। और हुआ भी ऐसी, दोनों सुपर पावर के वॉरशिप गल्फ ऑफ मैक्सिको में सामने आ गई और दुनिया डर गई, अब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो नहीं। हालांकि बाद में यूएसएसआर पीछे हट गई और इस तरह से दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर से बच गई। इसे ही हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। अब यहां पे एक सवाल होता है कि क्यूबा जैसे छोटे देश यूएसएसआर जैसे बड़े देश को सपोर्ट क्यों कर रहे थे। तो दोनों के अपने अपने फायदे थे। छोटे देश को सुपर पावर से मिलिट्री सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, प्रोटेक्शन मिलता था, तो बदले में बड़े देश को छोटे देश से उनकी एरियाज यानी कि जगह मिलता था जहां पे अपनी आर्मी बेस बनाते थे। उन छोटे देशों के ये रिसोर्सेस, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोल, डीजल वगैरह को ये यूज करते थे। तो दोनों के अपने अपने फायदे थे, इसीलिए छोटे देश बड़े देश से अलायंस करते थे और बड़े देश छोटे देश से अलायंस करते थे। यही नहीं, 1954 में यूएसए ने सीटो यानी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया और 1955 में सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। चूंकि नाटो के मेंबर वही देश हो सकते थे जो अटलांटिक ओशन के नॉर्थ की तरफ है, तो इसलिए जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री थी या जो सेंट्रल एशियन कंट्री थी, उसके लिए यूएसए ने एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया ताकि वो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में ना आ सके। तो दूसरी तरफ यूएसएसआर ने इराक, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम से अपने रिश्ते करीब यानी क्लोज रिलेशन बनाया। कोल्ड वॉर ने कई वॉर को जन्म दिया, जैसे 1953 में कोरियन क्राइसिस, वियतनाम क्राइसिस, अफगानिस्तान वॉर। इवन आप यूं समझे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जो भी आज इश्यू हो रहे हैं, चाहे वो तालिबान का इश्यू हो या फिर रशिया यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है, इन सारे लड़ाइयों के पीछे एक बड़ा कारण है जाकर यूएसए और यूएसएसआर की इन्फ्लुएंस। हालांकि अब यूएसएसआर रही नहीं, बल्कि अभी वो टूट कर बिखर चुकी है और उस देश को अभी हम कहते हैं रशिया। सवाल यहां पे ये आता कि भारत जैसे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री कोल्ड वॉर के टाइम में यूएसए की तरफ थे या यूएसएसआर की तरफ थे। तो आपको बता दूं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। पार्टीशन ने 80 लाख लोगों को बेघर किया, 5 से 10 लाख लोग मारे गए। तो और जिस आजादी के लिए हमने 200 साल तक ब्रिटिश से लड़ा, अगर हम कोल्ड वॉर में यूएसए की तरफ जाते तो यूएसएसआर के दुश्मन कहलाते, और यूएसएसआर की तरफ जाते तो यूएसए की तरफ दुश्मन कहलाते। और दूसरा जो अहम सवाल है, आज जो इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला रहा है, ये भारत नहीं चला पाता। इसीलिए कोल्ड वॉर के टाइम में भारत जैसे नए आजाद देश दोनों ग्रुप से दूर रहकर नॉन अलाइंड मूवमेंट
यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के मेंबर बने। दरअसल भारत के आजाद होने से पहले ही नेहरू और जो नए देश के नए नए नेता थे उन्होंने अफ्रो एशियन समिट बुलाई। आगे चलकर 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग के अंदर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहां पे यह डिसाइड हुआ कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, जिनकी जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लोगों का डेवलपमेंट करना, ना कि वॉर, तो इसी जगह पे फाइनली डिसाइड हुई कि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाएंगे। और ऑफिशियली 1961 में यूगोस्लाविया की कैपिटल बेलग्रेड के अंदर में नैम का फॉर्मेशन होता और 1961 में ही नैम की पहली समिट होती। प्रेजेंट टाइम में नैम के 120 मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन जब नैम बना था तो उसके फाउंडर मेंबर 5 थे, जिनमें इंडिया जिसको लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया जिसे लीड कर रहे थे सुकार्नो, इजिप्ट जिसे लीड कर रहे थे जमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया जिसे लीड कर रहे थे जोसेफ ब्रोज टिटो और घाना जिसे लीड कर रहे थे एनाक्रुम। ये 5 नैम के फाउंडर मेंबर कंट्रीज हैं। नैम की पॉलिसी ये बिल्कुल नहीं है कि न्यूट्रलिटी या आइसोलेशन, यानी कि हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग थलग हो जाए या हम न्यूट्रल रहे, ऐसा नैम की पॉलिसी बिल्कुल नहीं। बल्कि नैम का तो मतलब ये कि हम वॉर में दोनों पावर ब्लॉक से दूर रहेंगे। और उसके पीछे मैंने आपको रीजन क्या दिया, क्योंकि भारत जैसे देशों की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही थी कि हमें लोगों का अपना डेवलपमेंट करना है, इसलिए हम नैम के मेंबर बने और गोल्ड वॉर से हम अपने आप को दूर रखा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हम यूएसएसआर से अपने रिश्ते खत्म कर लेंगे या यूएसए से अपने रिश्ते खत्म कर लेंगे, बल्कि नैम का तो मतलब ये था कि पॉजिटिव रोल प्ले करना, ताकि कोल्ड वॉर के इंपैक्ट को कम किया जा सके, दोनों के बीच में सुलह करवाई जा सके। इस टाइम पे जितने भी लीस्ट डेवलप कंट्री थे उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसीलिए लीस्ट डेवलप कंट्रीज ने वर्ल्ड मार्केट में अपने इंपैक्ट को या अपने फायदे के लिए बहुत सारे मांग करने शुरू किए। इसीलिए 1972 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली, न्यू ट्रेड पॉलिसी, और लीस्ट डेवलप कंट्रीज के डिमांड को मानी गई, जहां पे लीस्ट डेवलप कंट्री को यह राइट दिया गया कि जो उनके देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके ऊपर उसी देश का कंट्रोल रहेगा, कोई फॉरेन कंट्री का कंट्रोल नहीं होगा। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के कॉस्ट कम किए गए ताकि लीस्ट डेवलप कंट्रीज तक भी टेक्नोलॉजी पहुंच सके। इसके अलावा लीस्ट डेवलप कंट्रीज के बनी हुई चीजें इंटरनेशनल मार्केट में जो डेवलप कंट्रीज उनको वो कम टैक्स लगाए, ताकि लीस्ट डेवलप कंट्रीज की भी चीजें इंटरनेशनल मार्केट में इजिली पहुंच सके। हालांकि एक तरफ कोल्ड वॉर तो दूसरी तरफ इन दो पावर ब्लॉक ने आपस में कई तरह के समझौते किए, जैसे एलटीबीटी यानी लिमिटेशन टॉक बैन ट्रीटी, सॉल्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, स्टार्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, और एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। आखिरकार 1989 में बर्लिन, जो कि जर्मनी का कैपिटल था, आपको बता दूं कि कोल्ड वॉर के टाइम में वेस्ट यूरोप, वेस्ट जर्मनी, इवन वेस्ट बर्लिन यूएसए को सपोर्ट करता था, तो दूसरी तरफ ईस्ट यूरोप, ईस्ट बर्लिन, ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर को सपोर्ट करता था। और यूएसएसआर ने 1961 में बर्लिन के बीचों बीच एक दीवार बनाया था, जिसे हम बर्लिन की दीवार कहते हैं। वहां की जनता को समझ में आ गया कि वॉर से किसी का भला नहीं होने वाला, इसलिए 1989 में बर्लिन की दीवार को वहां की जनता, जर्मनी की जनता ने गिरा दिया, और इस तरह से जर्मनी यूनिफाई हुई। और बर्लिन की दीवार को गिराया जाना दरअसल इस बात का सिंबल था, कोल्ड वॉर के एंड का सिंबल था। और ऑफिशियली 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हुई, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, 15 न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज वर्ल्ड मैप में नए आ गए, और इस तरह से कोल्ड वॉर खत्म हुई। और दुनिया के अंदर में 1991 में के बाद से एक ही पावर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर डोमिनेट करता आया, जिसे हम यूएसए कहते हैं।